हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली दो नियम होते हैं आपके, किरचॉफ्स करंट लॉ और क्या होता है एक आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं। तो देखिए हैशटैग किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी बोलते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केसीएल की। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, according to KCL, the algebraic sum of currents meeting a node, जिसको हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, मीटिंग है नोड्स इज इक्वल टू 0। देखिए डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि केसीएल के अकॉर्डिंग किसी भी नोड पर आने वाली जो करंट होती है और जाने वाली करंट का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो कैसे होता है देखिए इसको, अगर मान लो कि आपका कोई नोड है। अच्छा, नोड के बारे में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 में आपको बता रखा है कि नोड क्या होता है। तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है सर्किट में जहां पे दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। और नोड को मैंने बताया था कि वहां पे दो टाइप्स के होते हैं कि एक आपका क्या होता है, सिंपल नोड्स होता है, दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल नोड्स होता है। सिंपल नोड्स की कैटेगरी में क्या होता है कि उस टाइप के नोड्स होते हैं जहां पे सिर्फ कितने एलिमेंट कनेक्टेड हो, दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। और प्रिंसिपल नोड की अगर बात करें तो क्या होता है कि वहां पे दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल नोड बोलते थे। तो यहाँ पे एक आपका नोड्स है, तो इसको हम, इस नोड को हम किससे दिखा देते हैं, मान लेते हैं कि ए से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कई ब्रांचेस आपस में क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है ना, कुछ इस तरह ये कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं ये आपकी पहली ब्रांच है, ये आपकी क्या है, दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये क्या है आपकी छठवीं ब्रांच है। ठीक है। तो पहली ब्रांच में आपकी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है I1। इसमें क्या है आपकी दूसरी करंट क्या है, I2 फ्लो हो रही है। इसी तरह इसमें मान लेते हैं करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या है आपकी I6 है। इसमें मान लेते हैं कितनी है आपकी I5 है, इसमें I4 और ठीक इसी तरह इसमें क्या फ्लो हो रही है, कौन सी करंट, I3 फ्लो हो रही है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू केसीएल की अगर बात करें इस नोड पे, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या है कि इस नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, मीन्स वो 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस नोड पे देख रहे हैं कि हमें दो टाइप की करंट्स दिख रही है। एक हमारे पास आ रही है करंट, मीन्स एक करंट जो है इस नोड पे आ रही है, और दूसरी करंट क्या हो रही है कि इस नोड से दूर जा रही है। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट नोड पे आ रही है हम उसको प्लस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, प्लस से दिखाएंगे। और जो करंट नोड से दूर जा रही है उसको हम क्या करेंगे, माइनस से दिखाएंगे। ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट भी करते हैं कि अगर नोड पे कोई करंट आ रही है तो उसको माइनस से शो कर देते हैं, और अगर नोड से दूर जा रही है तो उसको प्लस से शो करते हैं। देखिए दोनों बातें सही है, बस डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस पे सबसे ज्यादा है। तो ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नोड पे जो भी करंट आएगी मैं उसको प्लस से दिखाऊंगा, और नोड से जो भी करंट दूर जाएगी मैं उसको किससे दिखाऊंगा, माइनस से दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखिए बात करें अगर हम नोड ए की, तो नोड ए पे देखिए कौन कौन सी करंट आ रही है। सबसे पहले ये देखिए कि नोड ए पे कौन सी करंट आ रही है, और हम उसको किससे दिखाने वाले हैं, प्लस से। तो देखिए कौन सी आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, और कौन सी आ रही है, I6 आ रही है, और एक करंट आ रही है आपकी, कौन सी आ रही है, I3 आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
I1 आ रही है प्लस कौन सी करंट आ रही है, I2 आ रही है प्लस और कौन सी करंट आ रही है आपकी I6 आ रही है, और एक करंट आ रही है आपकी कौन सी I3 आ रही है। इधर ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब नीचे वाली लाइन में उसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आने वाली करंट का सम हो गया, एल्जेब्रिक सम हो गया। अब क्या है कि नोड पे, इसी नोड पे देखते हैं कि इस नोड से कौन सी करंट जो है उस नोड से दूर जा रही है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ए नोड से I5 क्या है जा रहा है, I4 भी जा रहा है, और कोई भी करंट नहीं। तो इसको हम किससे दिखाने वाले हैं, माइनस से, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया I4, और कौन जा रहा है भाई I5, तो इसको हमने दिखा दिया माइनस I5। तो ये हो गया करंट का क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम हो गया इस नोड ए के लिए। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया 0 के बराबर हो गया। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, केसीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि नोड पे आने वाली करंट को हमने पॉजिटिव साइन से दिखाया, और जो नोड से दूर जा रहा है उसको हमने कैसे दिखा दिया, माइनस साइन से दिखा दिया, और सबका एल्जेब्रिक सम कर दिया। तो वो किसके बराबर हो गया, 0 हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, केसीएल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो केसीएल की डिफिनेशन क्या थी यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द केसीएल द एल्जेब्रिक सम, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम, ये इंपॉर्टेंट सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स, ठीक है, मीटिंग नोड्स इज इक्वल टू 0। तो इस नोड पे जितनी भी करंट है उन सब का जो एल्जेब्रिक सम हो रहा है वो क्या है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है यहां से हमें कि I1 प्लस I2 प्लस I6 प्लस I3, अब जितने भी माइनस वाली करंट है उसको हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल के उस साइड कर रहे हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका I4 प्लस I5, क्लियर। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है कि ये जो करंट है, अगर मैं इसको बॉक्स में ले लूं इस तरह, ये वाली करंट है, ये क्या बता रहा है कि यह इस नोड पर, ए नोड पर क्या हो रहा है कि ये सारी जो करंट है ये क्या है, आ रही है। ए नोड पर I1, I2, I6 और I3 क्या है, आने वाली करंट है। तो यानी इसका मतलब ये I1, I2 और I6 और कौन सा I3, ये कौन किस करंट का सम है, इनकमिंग करंट का सम है, ठीक है ना। तो ये किसका सम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। Algebraic sum of incoming current, इनकमिंग करंट्स। और ये जो करंट का सम है ये किसका सम है, अगर इसकी बात करें ये किस करंट का सम है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये कौन सी I4 और I5 ना। तो देख रहे हो I4 और I5 क्या है कि उस नोड से दूर जा रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है कि लिविंग करंट्स या आउटगोइंग करंट्स बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड्स, ठीक है, नोड फ्रॉम नोड ए। तो ये क्या है कि इधर वाली जो करंट है वो किसका सम है, एल्जेब्रिक सम है ऑफ आउटगोइंग करंट्स का फ्रॉम नोड ए। और इस वाले इधर इस साइड की जो करंट्स है वो किसका एल्जेब्रिक सम है, इनकमिंग करंट्स का है जो नोड ए पे आ रहे हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक डिफिनीशन और निकाल सकते हैं केसीएल की, कि ये भी कर सकते हैं हम केसीएल में कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द केसीएल द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ
आउटगोइंग करंट्स। क्लियर? तो इसको भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो केसीएल की अगर हम सेकंड डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केसीएल एट एनी नोड, किसी भी नोड पर, अकॉर्डिंग टू केसीएल एट एनी नोड द टोटल the total algebraic sum of incoming currents is equal to the total algebraic sum of outgoing currents। ठीक है ना? आने वाली करंट्स जो होगी उस नोड पे, उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा जाने वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम केसीएल की एक दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं सेकंड नियम की, किरचॉफ लॉ के सेकंड नियम की बात करते हैं, जिसका नाम है क्या है? केवीएल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केवीएल की। तो देखिए केवीएल, केवीएल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो किरचॉफ्स का क्या है? सेकंड नियम है। ठीक है ना? तो देखिए अकॉर्डिंग टू द केवीएल, तो केवीएल किसकी इंफॉर्मेशन देगा? वोल्टेज की बात करेगा। तो यहाँ पे हम लिखें अकॉर्डिंग टू द केवीएल, द टोटल algebraic sum of voltage in a closed loop, इसको हम पाथ बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लोज पाथ या क्लोज लूप, is equal to 0। ठीक है? तो केवीएल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी क्लोज पाथ में जो वोल्टेज का सम होगा, टोटल वोल्टेज का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा, वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है? तो जैसे कि मैं एक सर्किट की बात करूं, एक सिंपल सर्किट के एग्जांपल के थ्रू अगर मैं केवीएल को डिफाइन करूं, तो आपके पास एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी है और एक सिंपल सा क्या लगा हुआ है? आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है? आपकी आर है। ठीक है ना? और इस वोल्टेज का जो ये वोल्टेज सोर्स है, उसका जो वोल्टेज है वो कितना है? आपका वी है। ठीक है ना? इस बैटरी का वोल्टेज, और इस सर्किट में बहने वाली करंट कितनी है? आपकी आई मान लेते हैं। ठीक है ना? तो इस सर्किट में क्या है कि एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और उस वोल्टेज सोर्स से आपकी एक करंट फ्लो हो रही है, वह कितनी एम्पीयर की मान लिया हमने? आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए अब हमें पता है कि जो बैटरी है, ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये क्या बता रहा है? इसके प्लस टर्मिनल को बता रहा है, और ये जो छोटी वाली लाइन है वो किसको बता रहा है? माइनस टर्मिनल की बात कर रहा है। क्लियर? तो अब ये करंट जब फ्लो हो रही है तो इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आया होगा? ये हम मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज आया होगा वो कितना आया होगा? V1 आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन फॉर्मूला था ना, V इक्वल टू I टू R। तो देखो ये करंट अगर इसमें फ्लो हो रही है, इस R रेजिस्टेंस में I एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक वोल्टेज मिल जाएगा, जिसको हमने क्या मान लिया कि वो वोल्टेज कितना है, यहाँ पे V1 वोल्टेज है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो V1 वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए। मीन्स कहने का ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस है, उसमें अगर I एम्पीयर की करंट इस तरह फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज वो किस टाइप से आना चाहिए, क्या माइनस इधर होगा और प्लस इधर होगा, या प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, कौन सा वोल्टेज इसमें सही है, कौन से वोल्टेज की पोलैरिटी सही है, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पावर के कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो पावर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर ये किस टाइप के एलिमेंट्स है, पैसिव एलिमेंट्स है, और ये क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं। तो वहां पे हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे किसी सर्किट में आप पहचानोगे कि पावर कब एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसके लिए मैंने वहां पे क्या बताया था कि करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वह एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो अगर ये आई एम्पीयर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अगर आप मान लो कि ये वाला वोल्टेज की पोलैरिटी दिखा दिए कि माइनस आप इधर कर दिए प्लस इधर कर दिए, तो इस करंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो ये करंट क्या कर रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ये जो रेजिस्टेंस है ये तो पावर डिलीवर कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कैसा है, एक पैसिव एलिमेंट्स है, ये पावर क्या करेगा, हमेशा एब्जॉर्ब करने की बात करेगा। तो इसका मतलब ये जो सिंबल है वोल्टेज दिखाने का, ये जो वोल्टेज दिखाने की पोलैरिटी है, ये क्या है, आपकी रॉन्ग है। क्लियर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, आपका पावर एब्जॉर्ब डिलीवर कर रहा है, जबकि रेजिस्टेंस पावर डिलीवर नहीं कर सकता, वो पावर हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। अब आया सेकेंड पोजीशन की बात करें, इसकी बात करें तो अगर इसकी बात करें तो करंट क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ये करंट क्या कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। जब पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, ये पावर एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिलीवर नहीं कर सकता। क्लियर। तो इसका मतलब जब भी रेजिस्टेंस की बात करोगे आप, जब भी रेजिस्टेंस की बात करोगे आप, तो वहां पे जो वोल्टेज दिखाने की पोलैरिटी होगी, वोल्टेज को दिखाने का जो तरीका होगा वह ऐसा होगा कि जिधर से करंट आ रही है उस साइड में आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इधर से करंट आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस कर दोगे, इधर माइनस कर दोगे, ये वोल्टेज आपका V1 यहाँ पे। क्लियर। तो अब आते हैं इस सर्किट में। तो हमें पता है कि करंट आ रही है, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक वोल्टेज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 आएगा। इसकी पोलैरिटी क्या होगी, करंट इधर से आ रही है तो इसका मतलब इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, तभी ये पावर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर। तो देखिए इस पे हम केवीएल लगाते हैं, इस सर्किट में क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल लगाने के लिए कंडीशन है, केवीएल लगाने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए, एक क्लोज पाथ होना चाहिए। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, सिंपली कि जिस पॉइंट से आप चलते हो घूम कर फिर उसी पॉइंट पे अगर आ जाते हो तो आप किस में हो, एक क्लोज पाथ में। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो मेरा स्टाइल है केवीएल को सॉल्व करने का, वह कुछ इस तरह है कि अगर मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे सामने जो वोल्टेज की पहली पोलैरिटी दिखती है, मैं उस साइन के साथ उस वोल्टेज को लिखता हूं। क्लियर। फिर से सुनिए, मेरा जो केवीएल सॉल्व करने का तरीका है, केवीएल इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वह यह है कि मैं अगर किसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करता हूं तो मेरे सामने जो वोल्टेज की पहली पोलैरिटी दिखती है, मैं उस साइन के साथ उसका वोल्टेज लिखता हूं। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूं, मैं ए देता हूं, यहाँ पे बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो मैं ए पॉइंट से चल रहा हूं
तो मेरे सामने सबसे पहले कौन सा साइन दिखा, इस वोल्टेज का माइनस साइन, तो मैं इसको माइनस के साथ लिखूंगा V। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ा B से, फिर C गया, तो C से जब मैं D चल रहा हूं तो सबसे पहले मेरे सामने कौन सा साइन पड़ा, यहाँ पे वोल्टेज का V पड़ा। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस के साथ V1 लिख दिया। फिर मैं D से आगे आ गया पुनः A पे, तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब मैं टोटल क्या लिख सकता हूँ, 0। ठीक है, तो ये देखो केवीएल के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन हो गया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही क्लोज लूप है, ये छोटा सा जो बॉक्स है इसी में। तो हमने ए पॉइंट से चला, तो इस वोल्टेज की जो सबसे पहले पोलैरिटी दिखी उस साइन के साथ मैंने इस वोल्टेज को लिख दिया, मतलब मुझे सबसे पहले माइनस दिखा तो इसलिए माइनस V। फिर मैं B से C गया, C से जब मैं D जा रहा था तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, प्लस दिखा इस V1 का, तो इसलिए प्लस V1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि V इक्वल टू क्या मिल गया आपको, V1 मिल गया। ठीक है, V इक्वल टू हमें क्या मिल गया, V1 मिल गया। ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। तो केवीएल आपका सिर्फ यहीं तक है। अगर मैं बात करूं केवीएल का इक्वेशन कहां पे है मेनली, तो केवीएल का इक्वेशन आपका यहीं पे है। जो पहला इक्वेशन है वही आपका क्या है, केवीएल इक्वेशन है। ये तो बाद में मैंने सॉल्व कर दिया कि V इक्वल टू V1 आ गया, वो बात की बात है। लेकिन अगर केवीएल इक्वेशन की बात करोगे तो यही पहला इक्वेशन जो आपका बना है, यही आपका क्या है, केवीएल इक्वेशन है। अब देखो, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर बात करूं, तो देखो इस फ्रॉम इक्वेशन 1 को आप कैसे लिख सकते हो। तो इसको लिखने का एक स्टाइल और हो सकता है। अच्छा ये बताओ V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू कितनी है। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 को मैं लिख सकता हूं मैं इसको हटा ही देता हूं। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 को मैं लिख सकता हूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R लिख सकता हूं। क्लियर। V1 को मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, I इंटू R। इसको मैं रफ कर देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अगर यहां से लिखें तो हमें क्या मिल रहा है, V माइनस V प्लस V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्वल टू 0। इसको मैं बना देता हूं इक्वेशन 3। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा है कि सिर्फ वोल्टेज को लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ वोल्टेज को। और इक्वेशन 3 की अगर बात करें तो मैंने क्या लिखा है कि वोल्टेज प्लस I इंटू आर। आई इंटू आर भी आपका एक वोल्टेज ही है, लेकिन मैंने इस V1 को किस फॉर्मेट में लिख दिया, I इंटू आर। तो एक इक्वेशन आपका ये बन गया, इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस इक्वेशन को लिखने का अगर स्टाइल, अगर मैं डायरेक्ट 3 इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो 3 है, अगर मैं डायरेक्ट इस सर्किट से इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए लिखने का स्टाइल कैसा होगा कि अगर मैं इस ए पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहा हूं तो मुझे वोल्टेज की जो पहली पोलैरिटी दिखेगी मैं उस साइन के साथ उस वोल्टेज को लिखूंगा। तो मुझे सबसे पहले पोलैरिटी क्या दिखी, इस वोल्टेज की माइनस, तो इसलिए मैंने इसको माइनस V के साथ लिखा। क्लियर। फिर अगर मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं जिस डायरेक्शन में अपना एक क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहा हूं, अगर उसी भी डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसको मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा। क्लियर। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं पूरा कंप्लीट, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ए पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहा हूं तो अगर मुझे वोल्टेज की जो पहली पोलैरिटी दिखेगी उस साइन के साथ मैं उस वोल्टेज को लिखूंगा। तो ए से मैं जब आगे बढ़ना जस्ट स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे माइनस दिखा, और ये माइनस किसका है, V का, इसलिए माइनस V। क्लियर। और दूसरी बात इसमें क्या मैंने बोला कि अगर मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, अगर मेरे नाम लेने की दिशा में, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में अपना एक क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहा हूं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रही है तो मैं करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, किस साइन से लिखूंगा, प्लस साइन से लिखूंगा। क्लियर। तो देखो मैं ए से चल रहा हूं B, और फिर B से C, फिर C से D और D से A। तो देखो करंट भी कुछ उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। करंट क्या हो रही है
कि बी से सी चल रही है और मैं भी बी से सी जाने की बात कर रहा हूँ, तो करंट क्या है, मेरे साथ साथ फ्लो हो रही है। मतलब मैं बी से सी जा रहा हूं तो करंट भी बी से सी जा रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं सी से डी जा रहा हूं तो करंट भी क्या है कि सी से डी जा रही है। तो सी से डी वाली ब्रांच में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा कि करंट और जो रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन लॉग होगा मैं उसको कैसे लिखूंगा, प्लस साइन के साथ लिखूंगा, इसलिए प्लस आई इंटू आर। क्लियर, प्लस आई इंटू आर। फिर डी से ए आया तो डी से ए के बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो सिंपली वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। तो बराबर, अब कुछ नहीं है तो फिर मैं पुनः कहां पे पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। जब मैं पुनः ए पर आ गया तो मतलब एक क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अब ये क्या हो गया, जीरो। तो देखो ये इक्वेशन डायरेक्ट यहां से मिल सकती है, ठीक है ना। तो केवीएल लिखने के यहाँ पे आपके पास दो स्टाइल है। पहला स्टाइल ये है कि आप सिर्फ वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा स्टाइल क्या है कि आप वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के साथ भी लिख सकते हो। बस आपको क्लियर क्या करना है, क्लियर क्या करना है कि अगर जब आप सिर्फ वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे कि इक्वेशन 1 लिखा गया है, तो आपको क्लियर ये करना है कि अगर आप जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहे हो, अगर उस डायरेक्शन में वोल्टेज की जो पहली पोलरिटी दिखेगी उस साइन के साथ उस वोल्टेज को आप लिख दो। क्लियर, तो देखो ए से मैं चला तो सबसे पहले माइनस दिखा और ये किसका वोल्टेज है, वी का, तो इसलिए माइनस वी। फिर इधर से आया तो बी से सी के बीच में कुछ नहीं है तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर सी से डी की तरफ जब जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, V1 वोल्टेज का प्लस साइन दिखा, इसलिए मैंने प्लस V1 लिखा। क्लियर, और बराबर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इस ब्रांच में कुछ है नहीं। और इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा, इस इक्वेशन को मैंने इसी स्टाइल में लिखा कि अगर मैं ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे इस वोल्टेज का सबसे पहले क्या दिखा, माइनस टर्मिनल दिखा, तो इसलिए माइनस वी मैंने लिखा। फिर अगर मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मैं उसको कैसा डिनोट करूंगा, प्लस साइन से डिनोट करूंगा। तो देखो मैं सी से डी गया था, ठीक है ना, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया, और सी से डी वाली ब्रांच में ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें करंट आई जो है वो भी सी से डी फ्लो हो रही है, इसलिए आई इंटू आर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा है, प्लस साइन के साथ है। क्लियर, और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इस ब्रांच में कुछ लगा नहीं है और मेरा एक क्लोज पाथ कंप्लीट भी हो गया, इसलिए मैंने माइनस वी प्लस आई इंटू आर इक्वल टू जीरो। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो वी को आप इस साइड लिए तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, और आई इंटू आर को हम क्या बोलते हैं, V1 बोले, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना, दोनों क्या है, सेम है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आएगा कि केवीएल इक्वेशन को कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस लेते हैं और यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है ना। उनका स्टाइल क्या होता है कि अगर वो किसी पॉइंट से चलते हैं तो नेक्स्ट वाला जो साइन होता है वोल्टेज का, ठीक है ना, जो सेकंड साइन होता है उसके साथ उसकी पोलरिटी को लिखते हैं। तो मीन्स अगर कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर लिखूं तो प्लस वी माइनस V1 बराबर जीरो। क्लियर, वो हमेशा क्या करते हैं कि ये जो सेकंड साइन होता है उसके साथ लिखते हैं। तो ये भी इक्वेशन सही है, क्योंकि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस पे प्रैक्टिस पहले से अगर है, अगर आप पहले से केवीएल इक्वेशन को लिखना जानते हो तो आपकी जिस पे प्रैक्टिस है आप वही फॉलो करो, ठीक है। अगर आप एकदम न्यू हो, आपको केवीएल इक्वेशन नहीं लिखना आता है, तो मैंने जैसा बताया है उसको आप फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी केवीएल इक्वेशन को लिखने में कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएल इक्वेशन को दो स्टाइल में लिख सकते हैं, एक सिर्फ वोल्टेज के फॉर्म में, एक वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के इनटू के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर।